So we are starting with the next chapter, गॉस ग्रीन एंड स्टोक्स थ्योरम, जिसमें से सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. If vector f is a continuously differentiable vector point function and S is a closed surface enclosing a region V, then integral f dot n ds over the surface S is equal to divergence f dv over the volume V, where n is the unit outward drawn normal vector. सो सेकेंड चैप्टर की जो लास्ट एक्सरसाइज थी उसमें हमने सरफेस इंटीग्रेशन की थी. तो आपने देखा था कि एफ डॉट एन डी एस का मतलब क्या होता है कि इफ़ एस इज़ एनी सरफेस एंड एन इज़ एनी वेक्टर नॉर्मल टू इट, यूनिट नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू एस, एंड वेक्टर एफ इज़ अ एनी वेक्टर फंक्शन डिफाइंड ऑन दिस सरफेस एस. तो एफ डॉट एन डी एस हमने सरफेस इंटीग्रल निकाल के देखा था कि एफ डॉट एन डी एस कैसे निकालते हैं. ये हमने सेकेंड चैप्टर में प्रैक्टिस की थी. नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, एफ डॉट एन डी एस इज इक्वल टू डाइवर्जेंस एफ डी वी. तो अगर आपकी कोई सरफेस एस है उसका वॉल्यूम होगा वी, जैसे इफ एस इज द सरफेस से स्फीयर तो उसका वॉल्यूम होता है स्फीयर का. So if f dot n, if f is a vector function defined on the surface S, then f dot n ds can be calculated by using Gauss divergence theorem. So f dot n ds can be written as divergence f dv. तो ये जो सरफेस इंटीग्रल है ये वॉल्यूम इंटीग्रल बन जाता है हमारा. और हमने ये सेकेंड चैप्टर में देखा था कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन फाइंड करना ईजी होता है एज कंपेयर टू द सरफेस इंटीग्रेशन. सो इसका प्रूफ आपके सिलेबस में है, पर प्रूफ हम बाद में करेंगे. पहले इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको थोड़ी सी थ्योरम की अंडरस्टैंडिंग हो जाए. सो आई एम स्टार्टिंग विद द ईजीएस्ट, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 4 से पहले स्टार्ट करते हैं एक बार. सो इवेल्यूएट एफ डॉट एन डी एस वेयर वेक्टर एफ इज इक्वल टू दिस इज द डिफाइंड वेक्टर फंक्शन एंड एस इज द सर्फेस ऑफ द क्यूब बाउंडेड बाय दीज प्लेन्स. तो आपको पता है एक्स इज इक्वल टू 0 क्या होता है हमारा. सो दिस इज वाई जेड प्लेन, तो ये एक्स इज इक्वल टू 0 है एंड एक्स इज इक्वल टू 2. इसके पैरेलल एक प्लेन हो जाएगा. सो दिस इज एक्स इज इक्वल टू 2. सिमिलरली वाई इज इक्वल टू 0 होगा यहाँ पे नीचे, ये वाई इज इक्वल टू 0 है ये वाला प्लेन, और ये इसके पैरेलल हो गया y इज इक्वल टू 2. सिमिलरली z इज इक्वल टू 0 इज एक्स वाई प्लेन एंड z इज इक्वल टू 2 उसके पैरेलल फ्रंट प्लेन है. तो हमने क्या करना है, एफ डॉट एन डी एस ओवर दिस क्यूब फाइंड करना है. तो अगर आपको याद हो हम सेकेंड चैप्टर में बिल्कुल सेम ये ऐसा क्वेश्चन करके आए हैं जिसमें फिर हमने जो इंटीग्रेशन फाइंड की थी वो अमंग द 6 फेसेस ऑफ द क्यूब की थी. जैसे कि जब मैं ये क्यूब बना रही थी सो ये z इज इक्वल टू 0 प्लेन है. इसका जो आउटवर्ड नॉर्मल होगा दैट विल बी, आउटवर्ड नॉर्मल विल बी पैरेलल टू z बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो यहाँ पे जो हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर था वो माइनस आई कैप आ गया था. ऑन द अदर हैंड इसके पैरेलल जब हम z इज इक्वल टू 2 वाला फेस लेंगे, इसका फ्रंट फेस लेंगे क्यूब का, तो हमारे पास जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर था वो आई कैप था. तो ऐसे करके हमने इन 6 फेसेस के अलोंग अलग अलग इंटीग्रेशन फाइंड की थी एंड फिर उनको ऐड करके हमारा आंसर आया था. तो आप सेकंड चैप्टर में जाके इसको चेक कर सकते हो कि हमने ऐसा क्वेश्चन एक सेकंड चैप्टर में किया है. तो अब देखो इसी को जब मैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की हेल्प से करती हूँ तो ये कितना ईजी हो जाता है. वी विल यूज़ द रिजल्ट दैट एफ डॉट एन डी एस इज इक्वल टू डेल डॉट एफ डी वी. सो डेल पता है आपको क्या होता है, आई करली बाय करली एक्स प्लस जे करली बाय करली वाई प्लस के करली बाय करली जेड, और यहाँ पे हमने वेक्टर एफ की वैल्यू पुट कर दी. सो ये बन गया करली बाय करली एक्स ऑफ 4xy इज़ 4y प्लस करली बाय करली वाई ऑफ वाई जेड इज़ जेड प्लस करली बाय करली जेड ऑफ माइनस एक्स जेड इज़ माइनस एक्स. तो ये आ गया 4y प्लस जेड माइनस एक्स. अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है डी वी ओवर द वॉल्यूम वी. सो ये क्यूब है तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, सिंपल यहाँ से देखो डायरेक्टली लिमिट्स मिल गई. x की लिमिट्स हैं 0 to 2, y की भी 0 to 2 और z की भी 0 to 2. तो ये इन्होंने यहाँ पे लिमिट्स पुट कर दी. अब यहाँ पे सबसे पहले z की लिमिट्स पुट किया है तो डी जेड लिखा है,
फिर y की है तो dy और फिर x की है तो dx। वैसे तो इसमें लिमिट्स जो हैं वो कॉन्स्टेंट्स हैं क्योंकि, तो हम इसको ट्रिपल इंटीग्रल को प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीग्रेशंस भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है उसको हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो अगर ये 4y(z)(x) होता तो मैं इस ट्रिपल इंटीग्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ 4y देन z देन x लिख सकती थी, बट यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है उसको हम इस तरह से डिफरेंट अलग अलग नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई फिर अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू z किया तो 4y(z) प्लस z²/2 माइनस zx। सो z की लिमिट्स आप पुट कर दोगे 0 to 2, तो आपके z खत्म हो गया। अब आंसर रह गया y और x में। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। सो 8y² प्लस 2y माइनस 2x, y आना था यहाँ पे, ये y लिखना भूल गए हैं। फिर से आप इसमें लिमिट्स पुट कर दोगे 2 to 0। सो ये आपके पास आंसर आ गया। इसको सॉल्व करके ये आ गया, इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करके, सो 32 इज़ द आंसर। सो कहाँ पे तो हमें सरफेस इंटीग्रल के लिए 6 अलग अलग इंटीग्रेशंस करनी पड़ रही थी अलॉन्ग ईच सरफेस। यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्योंकि डिफरेंट था, बट वॉल्यूम इंटीग्रल से हमारा ये क्वेश्चन बहुत ही ईजिली हो गया। सिमिलरली 5th एग्जाम्पल, evaluate f dot n ds with the help of Gauss theorem for vector function f taken over the region S bounded by the surface of the cylinder x² plus z² equal to 9 included between x0, y0, z0 and y is equal to 8। सो आपको पता है 3D में x² plus z² equal to 9 is a cylinder। जब हम लेंगे ये x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, सो दिस इज x² प्लस z² इक्वल टू 9, यानी कि ये जेड एक्स प्लेन में एक यूनिट सिलेंडर है, सॉरी नॉट यूनिट सिलेंडर, सिलेंडर विथ सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 3। तो ये सर्कल है। अब y जो है वो है 0 से लेके 8 तक, तो ये जेड एक्स प्लेन में y 0, इसको थोड़ा सा मैंने ठीक नहीं बनाया, एक मिनट, इन्होंने ड्रॉ किया हुआ डायग्राम हम वहीं से देख लेते हैं। ये इन्होंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ। सो ये क्लियरली आपके पास एक सिलेंडर बन रहा है। ये देखो ये जेड एक्स प्लेन में ये सर्कल हो गया x² प्लस z² इक्वल टू 9। सो ये जेड एक्स प्लेन है तो y 0 है यहाँ पे एंड दिस इज y इज इक्वल टू 8। तो वी हैव टू फाइंड f डॉट एन डी एस ओवर दिस सरफेस s। सो यहाँ पे भी अब आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना पड़ता अदरवाइज। सो उसकी जगह जब हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाई तो f डॉट एन डी एस विल बी इक्वल टू डाइवर्जेंस f डी वी। सो ये इन्होंने डेल डॉट f करके दिखाया है। ये डाइवर्जेंस f की वैल्यू 1 आ गई है क्योंकि जब हम ये 6z का विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसको जब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 1 आएगा, और इसको जब विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो फिर 0 आएगा। तो हमारा जो आंसर है वो आ रहा है 1। सो डाइवर्जेंस f की वैल्यू आ गई 1 और dv का मतलब क्या है dx dy dz। तो आपका जो क्वेश्चन है वो सिंपल ये इंटीग्रेशन बन गई है जो कि हमें फाइंड करना बहुत ही ईजी है। अब क्योंकि ये सिलेंडर है तो हमें सिलेंडर की इक्वेशन दी हुई है x² प्लस z² इज इक्वल टू 9 एंड y की लिमिट्स हैं 0 to 8। सो y की लिमिट्स हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे 0 to 8 सिलेंडर के लिए, सॉरी जो हमारा सर्कल है इसके लिए। आपकी मर्ज़ी है, इन्होंने जैसे पहले z की है तो z की लिमिट्स क्या आ जाएंगी यहाँ से, z² इज इक्वल टू 9 माइनस x²। सो z इज इक्वल टू प्लस माइनस √9 माइनस x²। लेकिन उन्होंने हमें बोला है दैट x0 y0 एंड z0, मतलब जो हमारे 8 प्लेन्स बनते हैं उसमें से हमने सिर्फ फर्स्ट प्लेन कंसीडर करना है। सो इसीलिए z की लिमिट्स आ गई 0 to √9 माइनस x²। उसके बाद x की लिमिट्स ले लो आप 0 to 3, यहीं से आएगी ना, जब हम z ख़त्म कर देते हैं तो x² 9 का मतलब है x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 3 तो बट हो नहीं सकती तो +3, तो x की लिमिट्स आएगी 0 to 3 एंड देन y की लिमिट्स आएगी 0 to 8। सो ये ऑर्डर आप इन दोनों का आगे पीछे कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो यहाँ पे जब आपने विद रिस्पेक्ट टू z किया तो 1 आ गई 1 की इंटीग्रेशन z आ गई। सो ये लिमिट्स पुट करके ये मिल गया आपको। अब इन्होंने पहले विद रिस्पेक्ट टू y कर दिया है, बट यहाँ पे आप इसको अलग अलग करके भी कर सकते हो। दिस डबल इंटीग्रेशन कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीग्रेशंस।
सो वाई की लिमिट डी वाई की इंटीग्रेशन वाई, लिमिट्स पुट करने से 8 आंसर आ गया। और इसकी इंटीग्रेशन के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जब भी आप पेपर में कोई फॉर्मूला यूज़ करते हो इंटीग्रेशन का, तो कोशिश किया करो कि साइड में वो फॉर्मूला स्टेट कर दो, जिससे कई बार अगर आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो जाती है तो एग्जामिनर को ये पता लग जाता है कि एटलीस्ट आपको फॉर्मूले की क्लैरिटी है। सो ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए, 0 to 3। सो इसमें लिमिट्स पुट कर दी, पहले 3 पुट की फिर 0 पुट की। सो फाइनली 18 पाई इज द आंसर। So Gauss divergence theorem is very useful to us because it changes surface integral to volume integration, and volume integration is comparatively easier to calculate. सरफेस इंटीग्रेशन में यूनिट नॉर्मल वेक्टर n हमें थोड़ा ध्यान से फाइंड करना पड़ता है, सो वॉल्यूम इंटीग्रेशन में हमें वो फाइंड ही नहीं करना होता। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 6, वेरीफाई डाइवर्जेंस थ्योरम। तो अब वेरीफाई आ गया क्योंकि वेरीफाई का मतलब होता है आपको दोनों साइड्स फाइंड करनी है। ये हमारा वेक्टर फंक्शन f था, यहाँ पे इन्होंने ये डाइवर्जेंस f फाइंड कर लिया। रीजन क्या है, टेकन ओवर द रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड x लाइज बिटवीन 0 to a, y लाइज बिटवीन 0 to b एंड z लाइज बिटवीन 0 to c। ये क्यूबॉइड दी हुई है हमें। तो पहले इन्होंने वॉल्यूम इंटीग्रल फाइंड कर लिया, f डॉट एन डी एस कैन बी रिटन एज डाइवर्जेंस f dv। ये वेक्टर f था, ये डाइवर्जेंस f फाइंड किया, ये डाइवर्जेंस f आ गया, यहाँ से लिमिट्स आ गई, x की लिमिट्स 0 to a, y की 0 to b एंड z की 0 to c। पहले विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट किया, लिमिट्स पुट की, ये आंसर आ गया। फिर विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट किया, लिमिट्स पुट की, y ख़त्म हो जाएगा। फिर आप विद रिस्पेक्ट टू z करोगे, ये इन्होंने किया विद रिस्पेक्ट टू y लिमिट्स पुट कर रहे हैं अभी। ये लिमिट्स पुट करके आप विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट कर दिया और ये लिमिट्स पुट करके फाइनली दिस इज़ द आंसर। नाउ वी हैव टू शो दैट डाइवर्जेंस f dv इज इक्वल टू f डॉट एन डी। अब क्योंकि ये क्यूबॉइड है, हमें 6 फेसेस के ऊपर अलग अलग से इंटीग्रेशन फाइंड करनी पड़ेगी। इन्होंने लिया ओवर द फेस डी ई एफ जी। डी ई एफ जी ये वाला फेस है हमारा। इट इज़, इसका जो नॉर्मल है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, दैट मीन्स आई कैप, एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन इज आई कैप एंड एक्स इज इक्वल टू ए ओवर दिस प्लेन। एफ में जो हमें वेक्टर एफ गिवन था उसमें हम एक्स की जगह ए पुट कर देंगे पूरे उसमें, एंड डॉट एन जब लेते हैं तो आई वेक्टर आ जाएगा। डी वाई डी जेड किया, इसको जब हम डॉट आई करेंगे तो सिर्फ आई वाला कॉम्पोनेंट बचा, बाकी ज़ीरो हो गए। डी वाई डी जेड, वाई की लिमिट्स 0 to b, z की 0 to c जो कि हमें गिवन थी। इसको पहले इन्होंने विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट किया, लिमिट्स पुट कर दी ये, फिर विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट करके लिमिट्स पुट की, दिस इज़ द आंसर। अब वो कर रहे हैं ओवर द फेस ए बी सी ओ। ए बी सी ओ इज़ पैरेलल टू दिस, x 0 है और यूनिट वेक्टर n जो है वो अपोजिट टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। यूनिट टू नॉर्मल वेक्टर n विल बी इज इक्वल टू माइनस आई कैप। एक्स को 0 पुट किया और यहाँ पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर लिया माइनस आई कैप। अब यही बचा, तो इनको अलग अलग करके लिख सकते हो। वाई स्क्वायर बाय 2 एंड जेड स्क्वायर बाय 2, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाय 4 विल बी द आंसर। सिमिलरली ये दो फेसेस हो गए। अब लिया इन्होंने ओवर द फेस ए बी ई एफ। ये देखो ए बी ई एफ कौन सा है, ये वाला ए बी ई एफ। ये जो है इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर, जब आप इसके देखोगे तो वाई आ रहा है परपेंडिकुलर, जे कैप आएगा एंड वाई इज इक्वल टू बी। यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन आ गया जे कैप एंड वाई इज इक्वल टू बी। वही वेक्टर एफ में वाई को बी पुट करोगे, डॉट जे कैप लोगे आप, ये बन गया आपका एक्स डी एक्स डी जेड, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही फिर आप बाकी फेसिस के ऊपर भी लेके बाद में क्या करेंगे, हम इनको ऐड कर देंगे, एडिंग द सरफेस इंटीग्रल्स। सरफेस इंटीग्रल्स को ऐड करने से क्या हो रहा है देखो, ये सारा कुछ जब ऐड किया
तो ये आंसर आ रहा था विच इज़ इक्वल टू ABC इंटू A प्लस B प्लस C विच इज़ इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस एफ dV. सो हैंस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इज वेरीफाइड. आपके जो दोनों आंसर हैं वो मैच करने चाहिए. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7. वेरीफाई डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर वेक्टर ए टेकन ओवर द रीजन बाउंडेड बाय. तो अगेन अब यहाँ पे आपको ये सिलेंडर गिवन है, वेरीफाई करने के लिए बोला है, तो आपको दोनों साइड फाइंड करनी है. एक बार डेल डॉट ADV करेंगे तो वो बहुत इजीली हो जाएगा. वेक्टर ए ये था, इसकी डाइवर्जेंस फाइंड कर ली. यहाँ पे डाइवर्जेंस फाइंड करके ये आ रहा है. DV का मतलब है DX DY DZ. सो Z की लिमिट्स तो क्लियरली 0 to 3 है. यहाँ से Y की लिमिट्स निकालोगे तो -√4 - x² टू +√4 - x² आएगी, और x की लिमिट्स आ जाएंगी +(-2) टू +2. ठीक है ना. ये लिमिट्स कहाँ से लिखी हैं मैंने, ये यहाँ से. Z की लिमिट्स हैं 0 to 3. यहाँ से y² की वैल्यू आएगी 4 - x². सो y इज इक्वल टू +(-√4 - x². तो y की लिमिट्स आ गई. y खत्म होने से x² इक्वल टू 4 बचेगा. सो x इज इक्वल टू -2 टू +2. सो अब z की लिमिट्स कांस्टेंट इन्होंने सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू z ही कर दिया. सो विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट करेंगे, ये लिमिट्स पुट करने से ये आंसर बचा. अब विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है, ये विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर दिया, फिर लिमिट्स पुट कर दी. इसमें आप ये देख सकते हो कि ये हमारा ना तो इवन फंक्शन है ना ऑड फंक्शन है. अगर इवन फंक्शन होता तो हम 2 टाइम्स 0 to √4 - x² कर सकते थे, और अगर ऑड होता तो ये इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आ जाती. बट यहाँ पे ना ये इवन फंक्शन बन रहा है ना ऑड बन रहा है. सो इसकी इंटीग्रेशन करके लिमिट्स पुट की, लिमिट्स यहाँ पे पुट की हैं इन्होंने, ये +√4 - x² एंड -√4 - x². सो ये आंसर बचा. अब इसमें क्या करेंगे, अब ये देखो ये हमारा क्लियरली इवन फंक्शन है. सो 2 टाइम्स 0 to 2 करके ये आ गया. अब विद रिस्पेक्ट टू x √a² - x² का रिजल्ट लगाया है, लिमिट्स पुट करके आंसर इज 84 पाई. सो ये तो हमने किया डेल डॉट ADV. अब हमें क्या चाहिए, A.N. अब इसमें A.N जब आप लोगे तो यहाँ पे ये जो सिलेंडर बन रहा है, ये देखो इन्होंने ये सिलेंडर बनाया है. जब आप सिलेंडर बनाते हो तो आपकी 3 सर्फेसिस बनेंगी. एक तो जो कर्व्ड सरफेस है ये पूरी, दूसरा ऊपर वाला रीजन, और तीसरा नीचे वाला रीजन. ठीक है. सो इसी वजह से इन्होंने यहाँ पे A.N ds को 3 सर्फेसिस S1 S2 एंड S3 में डिवाइड कर दिया. यहाँ पे इन्होंने लिखा होगा, एक मिनट चेक कर लेते हैं. हाँ जी, देखो देख सकते हो आप, ये यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है S1, दिस इज S2 एंड S3. फिर ऑब्वियसली क्लियरली ये जो कर्व्ड सरफेस है ये हो गया हमारा S3. तो इस तरह से इन्होंने इसको डिवाइड कर लिया. द सरफेस S ऑफ द सिलेंडर कंसिस्ट्स ऑफ बेस S1 जिसकी इक्वेशन है Z इज इक्वल टू 0, द टॉप S2 जिसकी इक्वेशन है Z इज इक्वल टू 3, एंड द कन्वेक्स पोर्शन S3 x² + y² इक्वल टू 4. सो अब देखो Z इज इक्वल टू 0 का आउटवर्ड नॉर्मल ये है, Z इज इक्वल टू 0, XY प्लेन है, तो इसका आउटवर्ड नॉर्मल जो है वो नीचे की तरफ बनेगा, यानी कि -k बन जाएगा. सो Z इज इक्वल टू 0 के लिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर इज -k. तो जब ये A.N कर रहे हैं यहाँ पे तो वो 0 आ रहा है. सो इंटीग्रल ओवर S1 इज 0. S2 जब Z3 है तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऐसे बनेगा, दैट इज k ओनली. सो यूनिट नॉर्मल वेक्टर N इज k. सो यहाँ पे जब ओके यहाँ पे ना एक्चुअली वेक्टर A में Z को 0 पुट करने से वो k वाला कंपोनेंट चला गया था. सो यहाँ पे जब Z को 3 पुट किया तो ये वेक्टर A बन गया. अब A.N करने से 9 आ रहा है आंसर. सो A.N इज 9 ds2. अब ds2 क्या लेंगे, क्योंकि यूनिट नॉर्मल वेक्टर इज अलोंग Z, तो dx dy आएगा यहाँ पे. तो dx dy मतलब कि ये जो हमारा सर्कल था ये वाला x² + y² इक्वल टू 4,
सो जब हम लेते हैं ना, हमने ये एरिया फाइंड करने के लिए किया था ना, डी एस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 का जब मैं डी एस करूँगी, डी एक्स डी वाई करूँगी, तो इट विल गिव अस द एरिया ऑफ दिस सर्कल। सो एरिया ऑफ द सर्कल हमें डायरेक्टली पाई आर स्क्वायर वाले मेथड से फाइंड करना आता है, तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे डायरेक्टली पाई आर स्क्वायर वाले मेथड से एरिया ऑफ सर्कल लिख लिया है। ठीक है, सो 9 टाइम्स डबल इंटीग्रल डी एस टू ओवर एस टू इज इक्वल टू 9 टाइम्स पाई आर स्क्वायर, सो इट इज़ इक्वल टू 36 पाई। तो ये आ गया S2। S3 के लिए जब हमें ऐसे इक्वेशन की फॉर्म में दिया होता है तो ये फाई बन जाता है, फिर हम डेल फाई ओवर इट्स मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमें यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी मिलता है। सो ये डेल फाई किया हमने, सो डेल फाई करने से ये कर लिया है, ये हमें मिल गया यूनिट नॉर्मल वेक्टर n। अब a डॉट n करेंगे तो ये आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। तो अब हमारी इंटीग्रेशन क्या बन गई, इन्होंने लिखी नहीं है, एक बार हमें लिख लेनी चाहिए थी। ये वाला, तो हमारी इंटीग्रेशन बन रही है डबल इंटीग्रल ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ए डॉट एन की वैल्यू आ रही है 2x स्क्वायर माइनस वाई क्यूब डी एक्स डी वाई। ठीक है, सो इन्होंने क्या किया, x को 2 cos थीटा, क्योंकि जो हमारा सरफेस है वो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x को 2 cos थीटा एंड y को 2 sin, पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर दिया है x को। x इज इक्वल टू r sin थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। सो जब आप x को 2 cos थीटा और y को 2 sin थीटा पुट करोगे तो एक तो इसमें जैकोबियन करना पड़ेगा आपको। जैकोबियन इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x उन्होंने, क्योंकि r और थीटा की टर्म्स में नहीं लिया। अच्छा एक मिनट, एक मैंने गलती कर दी है, रुको, गलती यहाँ पे की है, ये डी एक्स डी वाई नहीं आना है एक्चुअली। यहाँ पे क्या आना है, हमारा है ओवर द सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। इसमें ना देखो, जब हम ये वाला इंटीग्रल कर रहे हैं ना, फाइंड a डॉट एन डी एस 3, अब हमारा S3 क्या है, देखो ये वाली सरफेस S3 है, ये पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इस कर्व्ड सरफेस एरिया में आपका ये जो सर्कल है ये XY प्लेन में है, पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया, और Z एक्सिस भी इसमें इंक्लूड है। तो ये जो आपका सरफेस है ये प्रॉपरली 3 डिमेंशन में कर्व्ड है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो है, तो सरफेस एरिया, बट ये जो सरफेस है ये 3 डिमेंशनल सरफेस आ रही है आपकी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि एक तो आपने सर्कल लिया इन XY प्लेन, तो वो तो क्लियरली 2D फिगर बन गई, लेकिन अगर आपका जो सर्कल है वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होने की बजाय इंक्लाइंड पोजीशन में हो, तो वो है तो 2D सरफेस, लेकिन वो तीनों स्पेसेस में आ रहा है। एक्स एक्सिस, उसमें x कोऑर्डिनेट भी है, y कोऑर्डिनेट भी है और z कोऑर्डिनेट की भी है। इसी वजह से अब यहाँ पे हमने a डॉट एन की वैल्यू तो लिख दी, लेकिन DS3 अब हम क्या लिखें, जैसे DS1 क्लियर था हमारा कि DS1 S1 हमने लिया था ये वाला ना, तो ये क्लियरली हमारी जो सरफेस थी ये XY प्लेन में थी, तो dx dy आना था, वहाँ पे कोई डाउट नहीं है। ऐसे ही S2 हमारा जो था वो भी XY प्लेन में है, तो dx dy कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब S3 जो है हमारा वो तीनों प्लेन्स में है। सो इसी वजह से इन्होंने क्या किया कि S3 में इसका मतलब dx dy और dz तीनों कंपोनेंट्स आ रहे हैं, लेकिन ये है तो डबल इंटीग्रल, तो इसमें 3 नहीं आ सकते, तो इसीलिए इन्होंने x को 2 cos थीटा और y को 2 sin थीटा पुट कर दिया। तो जब आप x को 2 cos थीटा 2 sin थीटा पुट करते हो, देखो जब आप x को r cos थीटा और y को r sin थीटा पुट करते हो, तो आप जैकोबियन फाइंड करते हो ना, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू r एंड थीटा, तो वो r आ जाता है, अगर आपको याद हो जैकोबियन आपका r आ जाता है। तो उसी चीज़ को यूज़ करके यहाँ पे
अगर जब हम x को 2 cos थीटा और y को 2 sin थीटा पुट कर रहे हैं तो वो जो जकोबियन है ना dx dy वो आपका बन गया आर डी थीटा। तो ये ds3 क्या बन गया आर डी थीटा, dx dy की जगह आर डी थीटा और साथ में dz। तो ये जो dx dy dz था ये अब आपका बन गया आर डी थीटा dz। सो हमारा जो 2D सरफेस थी पर वो ऑक्यूपाई तीनों एक्सिस को कर रही थी, इसकी हेल्प से हम उसको डी थीटा डी जेड में ले आए हैं। अब क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। ए डॉट एन था हमारा 2x² माइनस वाई क्यूब, साथ में आ गया 2d थीटा डी जेड। तो अब आपने जो लिमिट्स लेनी है वो z और थीटा की लेनी है। z की लिमिट्स तो यहाँ से क्लियर है 0 to 3, क्वेश्चन में गिवन है, देखो हमें z की लिमिट्स 0 to 3। और थीटा की क्या होगी, क्योंकि ये सर्कल है तो थीटा की लिमिट्स हो जाएंगी क्लियरली 0 to 2 पाई। तो लिमिट्स भी मिल गई। अब ये जो था x में पुट कर दिया 2 cos थीटा, y में पुट कर दिया 2 sin थीटा। सो लिमिट्स कांस्टेंट है। z की इंटीग्रेशन dz की इंटीग्रेशन z हो गई 0 to 3 एंड इसको सॉल्व करके हमारा आ रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। सो इसकी इंटीग्रेशन के लिए ये देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन, वो 48 आ गया z की इंटीग्रेशन करने से। देन cos स्क्वायर थीटा और साइन क्यूब थीटा को अलग अलग करके ये बोल रहे हैं, एक तो यहाँ पे ये रिजल्ट लगा दिया इन्होंने कि साइन क्यूब थीटा जो है हमारा वो ऑड फंक्शन होता है। नहीं, ये लगाया इन्होंने कि अगर एफ ऑफ थीटा साइन क्यूब थीटा है तो एफ ऑफ 2 पाई माइनस थीटा माइनस एफ ऑफ थीटा होगा। सो उस केस में ये वाला जो इंटेग्रल है ये 0 हो जाता है हमारा। और ये कॉस स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन हमें आती है करनी, 1 + cos 2 थीटा बाई 2 कर दोगे आप यहाँ पे। देन इंटीग्रेशन करोगे थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 2, ठीक है, 0 to 2 पाई लिमिट्स पुट, और आंसर आ गया आपका 48 पाई। ठीक है, सो यहाँ से 48 पाई आ रहा है और पीछे जब हमने ओवर S2 किया था तो 36 पाई आ रहा था, S3 पे आ गया 48 पाई। सो 48 पाई प्लस 36 पाई इज़ 84 पाई एंड ओवर द वॉल्यूम इंटीग्रल भी हमारा जो आंसर था वो 84 पाई ही आ रहा था। तो हैंस डाइवर्जेंस थ्योरम इज वेरीफाइड। नेक्स्ट एग्जांपल है वेरीफाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर द वेक्टर ए ओवर द रीजन बाउंडेड बाय। तो अब इसमें हमारा जो रीजन है वो है एक स्फीयर। इसमें दोनों ही इंटीग्रल्स निकालने ईजी होंगे आपके लिए। पहले इन्होंने डाइवर्जेंस ए कर दिया, डाइवर्जेंस ए करेंगे सो ये वेक्टर ए था, इसका डाइवर्जेंस करोगे तो देखो आई कली बाय कली एक्स ऑफ एक्स आई 1 आ जाएगा। ठीक है, ये इन्होंने करके दिखाया है तो ये 3 आ जाता है। तो ये बन गया 3dv ओवर वॉल्यूम v। सो 3 बाहर dv ओवर द स्फीयर इज़ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सो यहाँ पे r की वैल्यू a है, सो आंसर आ गया 4 पाई a क्यूब। नाउ ये वाली साइड फाइंड करने के लिए यूनिट नॉर्मल n फाइंड करना है। तो फाई ऑफ एक्स वाई जेड ये है, ये डेल फाई किया, ये डेल फाई आ गया। इस डेल फाई को क्या करते हैं, इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर n आ गया। तो जब a डॉट एन डी एस कर रहे हैं तो ये मिल रहा है हमें a डॉट एन डी एस। सो इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी एस। अब इसमें भी वही है ना कि आपका जो सरफेस है वो तो है तो कर्व सरफेस एरिया, लेकिन ऑक्यूपाई वो 3D कर रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज ए स्क्वायर। सो ये बच गया डी एस ओवर द सरफेस एस, यानी कि एरिया ऑफ दिस सरफेस। सो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सो ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा के 4 पाई ए क्यूब इज द आंसर। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 9। If vector OA is AI cap, OB is AJ cap, OC is AK cap, form 3 coterminous edges of a cube and S denotes the surface of the cube. ठीक है,
तो ये देखो ओ ए कैप को टर्मिनस एजेस का मतलब क्या हो गया, ओ ए कैप एक एज है, ओ बी कैप दूसरी एज है और ओ सी कैप तीसरी एज है एक क्यूब की, ऑफ साइड होगी ए। तो इवेल्यूएट करने के लिए बोला इन्होंने सिंपल, इवेल्यूएट बाय एक्सप्रेसिंग इट एज अ वॉल्यूम इंटीग्रल, ऑल्सो वेरीफाई द रिजल्ट बाय डायरेक्ट इवेल्यूएशन ऑफ द सरफेस इंटीग्रल। तो सबसे पहले हम इसको इवेल्यूएट करने के लिए एफ डॉट एन डी एस विल बी रिटन एज डाइवर्जेंस एफ। सो ये वेक्टर एफ हमें गिवन था, इसकी डाइवर्जेंस फाइंड करके एक्स स्क्वायर आंसर आ गया। सो डाइवर्जेंस एफ डी वी, ये आ गया एक्स स्क्वायर डी वाई डी जेड, एक्स स्क्वायर इंटू डी वी ओवर द वॉल्यूम वी। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब आपको पता है ये क्या होता है, ए क्यूब होता है। सो ये आ गया, देखो यहाँ से हम डायरेक्टली कर सकते थे ए क्यूब बाय, ओ सॉरी ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं मैंने देखा, अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं होता तो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते थे वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, बट क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाले टर्म है तो एक्स को डी एक्स डी वाई डी जेड, एक्स की लिमिट्स हैं 0 to a, वाई की लिमिट्स भी 0 to a, जेड की लिमिट्स भी 0 to a। ठीक है, वही ट्रिपल इंटीग्रेशन में तीनों को अलग अलग कर सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट लिमिट्स है। सो दिस ट्रिपल इंटीग्रेशन कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीग्रल्स। सो ये इंटीग्रेशन करके यहाँ से a और यहाँ से a क्यूब बाई 3, सो a 5/3 इज़ द आंसर। नाउ जब इसका सरफेस इंटीग्रल फाइंड करना है तो दैट कंसिस्ट्स ऑफ 6 फेसेस। तो अब ये हम कर चुके हैं, पढ़ लेते हैं एक बार इन्होंने क्या किया। सो वही ओवर द फेस ए एन पी एल, एक्स इज इक्वल टू ए, वेक्टर एन इज इक्वल टू आई कैप, ए डॉट एन करेंगे। जब एक्स इज इक्वल टू ए तो यानी कि डी वाई डी जेड, एक्स इज इक्वल टू ए का मतलब क्या हुआ, प्लेन पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, तो यहाँ डी वाई डी जेड आ गया। सो ये ए डॉट एन की वैल्यू आ गई, लिमिट्स हमें पता ही है, वाई के लिमिट्स एंड जेड के लिमिट्स दोनों 0 to a है, ये इंटीग्रेट कर दिया। ऐसे ही ओ बी एम सी, एक्स इज इक्वल टू 0, वेक्टर एन इज इक्वल टू माइनस आई कैप, तो ये आंसर आ गया। फिर वाई इज इक्वल टू ए, एन इज इक्वल टू जे कैप, वाई इज इक्वल टू 0, वेक्टर एन इज इक्वल टू माइनस जे कैप। फिर जेड इज इक्वल टू ए के लिए वेक्टर एन इज इक्वल टू के कैप, एंड जेड इज इक्वल टू 0 के लिए वेक्टर एन इज इक्वल टू माइनस के कैप। Adding the 6 surface integrals, we get a 5/3 is the answer. Hence, the Gauss divergence theorem is verified. Next है by transforming to a triple integral, मतलब कि Gauss divergence theorem use करनी है। Where S is the closed surface bounded by the planes z is equal to 0 to z is equal to b and the cylinder x square plus y square equal to a square। तो वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए इसमें अब देखो आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब डी वाई डी जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर जेड डी एक्स डी वाई। इसका मतलब आपका फंक्शन क्या बन गया, वेक्टर एफ। देखो यहाँ पे कैसे होता है ये मैं आपको एक बार लिख के दिखा देती हूँ। जब हम वेक्टर एफ डॉट एन डी एस लिखते हैं तो इसका मतलब होता है F1 डी वाई डी जेड प्लस F2 डी जेड डी एक्स प्लस F3 डी एक्स डी वाई। इसका मतलब यहाँ से हमारा वेक्टर एफ क्या बन जाएगा, वेक्टर एफ विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर जेड के कैप। ठीक है, सो ये अगर वेक्टर एफ बन गया तो डाइवर्जेंस एफ जब लेंगे, डाइवर्जेंस एफ का मतलब है इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो 3x स्क्वायर आ गया, इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है तो फिर से एक्स स्क्वायर आ गया, एंड इसको विद रिस्पेक्ट टू जेड करना है तो फिर से एक्स स्क्वायर आ गया। सो ये बन गया हमारा, ओके यहाँ पे 3x स्क्वायर आना था, 3x स्क्वायर, तो ये बन गया 5x स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है ना, आई डोंट थिंक अब इसमें कोई प्रॉब्लम होगी आपको। लिमिट्स के लिए क्या करना है, सिलेंडर है, सो लिमिट्स हम यहाँ से लेंगे, जेड की लिमिट्स 0 to b है एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर।
सो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स करके वाई की लिमिट्स माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपकी मर्ज़ी, आप जैसे मर्जी कर सकते हो। इन्होंने एक्स की ले लिया है यहाँ पे क्योंकि हमारा सिर्फ एक्स ही बच रहा था, तो इन्होंने एक्स की वेरिएबल लेके वाई की कांस्टेंट ली है। एंड क्योंकि ये इवन फंक्शन है तो इसको हम 2 टाइम्स 0 टू ए माइनस ए टू ए से 2 टाइम्स 0 टू ए, यहाँ पे भी माइनस ए टू ए था तो 2 टाइम्स 0 टू ए, इसीलिए यहाँ पे 4 टाइम्स 5 आ गया। सो ये बन गया 20 एक्स क्यूब बाई 3 के लिमिट्स पुट करेंगे। एक मिनट, एडिट करने से ना क्लैरिटी जा रही है तो मैं बिना एडिट के यहाँ पे आपको एक बार बता देती हूँ। बाय ट्रांसफॉर्मिंग टू अ ट्रिपल इंटीग्रल, तो इवेल्युएट कर रहे हैं हम ये 5x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन आ गई एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट्स पुट करके ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। उसके बाद इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करने से पहले इन्होंने पहले विद रिस्पेक्ट टू जेड इंटीग्रेट कर दिया है। तो अगर आपको इनका करने का मेथड थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने ऐसे ही करनी है, इंटीग्रेशन आपकी ठीक होनी चाहिए, आप आगे पीछे कर सकते हो स्टेप्स इसमें। सो बेसिकली प्रॉब्लम आएगी ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 की इंटीग्रेशन जब हम करेंगे। तो इसके लिए आपको पता है हम क्या करते हैं, वाई को ए साइन थीटा पुट कर सकते हैं ना। हाँ, तो ये देखो इन्होंने y को a साइन थीटा पुट कर दिया, सो दैट dy इज इक्वल टू a कॉस थीटा डी थीटा, इन्होंने t की टर्म्स में किया। सो y को a साइन t पुट करेंगे, यहाँ पे y की लिमिट्स थी हमारी 0 टू a, तो यहाँ पे t की लिमिट्स आ गई 0 टू π/2। सो सिंपल इंटीग्रेशन है, 0 टू π/2 है तो इन्होंने रिडक्शन फार्मूला जो हमने किया हुआ है फर्स्ट में वो यूज़ किया। सो 5/4 पाई ए रेज टू पावर 4b इज़ द आंसर। सो अब हमारा फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। प्रूव दैट 1/3 इंटीग्रल r डॉट n ds इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इनक्लोज्ड बाय द सरफेस s। सो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाई इन्होंने। दे आर सेइंग बाय गॉस थ्योरम f डॉट n ds इज इक्वल टू डाइवर्जेंस f dv। यहाँ पे f की जगह r है, सो r डॉट n ds विल बी डाइवर्जेंस r dv। वेक्टर r क्या होता है, xi प्लस yj प्लस zk। सो जब आप इसकी डाइवर्जेंस करोगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1, सो डाइवर्जेंस r आ जाती है 3। सो ये बन गया 3 टाइम्स dv। सो दिस इज 3 टाइम्स वॉल्यूम v, ठीक है ना। v इज द वॉल्यूम ऑफ द स्पेस एनक्लोज्ड बाय द सरफेस s। सो 3 टाइम्स वॉल्यूम v आ गया ये। सो 3 को उधर ले गए, सो 1/3 इंटीग्रल r डॉट n ds इज इक्वल टू v। देन एग्जाम्पल 2 है, इफ वेक्टर w इज इक्वल टू हाफ कर्ल v एंड वेक्टर v इज इक्वल टू कर्ल u, शो दैट हाफ इंटीग्रल v स्क्वायर dv इज इक्वल टू हाफ u क्रॉस v डॉट n ds प्लस u डॉट w dv। तो इन्होंने u क्रॉस v डॉट dn से शुरू किया क्योंकि गॉस थ्योरम यूज़ करनी है। सो u डॉट v डॉट n ds कैन बी रिटन एज डाइवर्जेंस u क्रॉस v dv। देन डाइवर्जेंस में ये कर्ल u, ये नॉट दिस, ये फॉर्मूला इन्होंने यूज़ किया। हम करते हैं ना डेल ऑफ u क्रॉस v क्या होता है, डेल ऑफ u क्रॉस v इज़ v डॉट डेल क्रॉस u माइनस u डॉट डेल क्रॉस v। सो वो फॉर्मूला यूज़ किया। देन कर्ल u की वैल्यू हमें गिवन थी v एंड कर्ल v की वैल्यू 2w, ये पुट कर दी। सो ये आ गया, दोनों को अलग अलग किया और यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लिया एंड हेंस दिस इज़ द आंसर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, शो दैट वॉल्यूम v इज इक्वल टू ऑल द 3 इंटीग्रल्स एंड फोर्थ दिस इंटीग्रल। तो लेके चल रहे हैं हम हेयर, ये f डॉट n ds इज इक्वल टू ये होता है, तो ये आ गया f1 dy dz प्लस y dz dx प्लस z dx dy। बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम दिस इज इक्वल टू डेल क्रॉस f dv। नाउ अब इसमें अगर देखें तो f1 dy dz है, तो f1 की वैल्यू x है, f2 0 है और f3 0 है। पहले ये चल रहे हैं, सबसे पहले इसको ले रहे हैं। तो डबल इंटेग्रल ओवर x dy dz विल बी इक्वल टू
जब आप डेल डॉट एफ करोगे तो 1 आ जाएगा, सो इट इज़ इक्वल टू वी। सिमिलरली जब y का करेंगे तो अगेन ये v के इक्वल आएगा, और जब z का करेंगे तो अगेन ये v के इक्वल आ जाएगा। सो देन दे आर सेइंग एडिंग 1 2 एंड 3। सो एडिंग 1 2 एंड 3 करने से 3v इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल एस एक्स डी वाई डी जेड प्लस वाई डी जेड डी एक्स प्लस जेड डी एक्स डी वाई आ गया, एंड देयर फोर v इज इक्वल टू 1/3। तो हैंस द फोर इंटीग्रल्स आर इक्वल टू v। देन एग्जाम्पल 4 हमने डिस्कस कर लिया। सो एक्सरसाइज 3 आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी।